वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजिस्ट की एक टीम ने अगस्त 2018 में एक अनोखा बैक्टीरिया डिस्कवर किया। ये बैक्टीरिया इलेक्ट्रिसिटी सांस में लेते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी सांस में लेते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। ये अपनी वायर लाइक हेयर्स का यूज करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर मेटल्स या मिनरल्स तक ट्रांसफर करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम मिलेंगे एक ऐसे बैक्टीरिया से जिसे ऑक्सीजन की जगह इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सांस लेने के लिए। नहीं समझ आया? आइए डिटेल में समझते हैं। यह बैक्टीरिया अपने सरफेस से बाहर निकलती हुई वायर लाइक हेयर्स, जिसे नैनो वायर्स भी कहा जाता है, का यूज करते हैं। ये नैनो वायर्स इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने का काम करती हैं। जब ये बैक्टीरिया किसी मेटल या मिनरल्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उस मटेरियल तक पहुंचाते हैं। जिस तरह इंसान ऑक्सीजन लेकर अपनी बॉडी में केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बनाते हैं, ये बैक्टीरिया इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करके अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं। इस वजह से इन्हें इलेक्ट्रिसिटी ब्रीथ करने वाला बैक्टीरिया कहा जाता है। साइंटिस्ट अब्दुल रहमान मोहम्मद ने अपनी टीम के साथ अगस्त 2018 में येलोस्टोन नेशनल पार्क के हार्ट लेक गीजर बेसिन में 7 माइल यानी 11.2 किलोमीटर का सफ़र किया। इस जगह के गर्म झीलों यानी हॉट स्प्रिंग्स का टेम्परेचर 43.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जिसमें यह रेयर बैक्टीरिया पाया गया। इन बैक्टीरियाज को नेचर में ढूंढने और उन्हें एनरिच करने के लिए साइंटिस्ट ने एक सस्ता, पोर्टेबल और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट पोटेंशियोस्टेट डिज़ाइन किया। पोटेंशियोस्टेट एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो एक वर्किंग इलेक्ट्रोड और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होते हैं। ये डिवाइस करंट फ्लो को मेजर करने के काम आता है। बाद में टीम ने अपने पोटेंशियोस्टेट को येलोस्टोन में डिप्लॉय किया और इसे रिमोट से ऑपरेट करने में सफलता हासिल की। रिसर्चर्स ने इलेक्ट्रोड्स को 32 दिन तक पानी में रखा। टीम ने देखा कि 32 दिन के पोलराइजेशन के बाद बैक्टीरियल कम्युनिटी में चेंज आया। सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन इलेक्ट्रोड्स पर पड़ा जो हाईएस्ट कैथोडिक और एनोडिक करंट जनरेट कर रहे थे। आखिर में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और बैक्टीरिया को उनके नेचुरल हैबिटेट में कैप्चर किया गया। ये पहली बार था जब ऐसे बैक्टीरिया को उनके नेचुरल एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में कलेक्ट किया गया, जैसे एक अल्कलाइन हॉट स्प्रिंग में। ऐसे बैक्टीरिया को स्टडी करना सिर्फ एक एकेडमिक क्यूरियोसिटी नहीं है, यह माइक्रोब्स, पॉल्यूशन और एनर्जी डिमांड जैसे बड़े प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन सकते हैं। अब तक जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं, वो सिर्फ रिसर्च लेबोरेटरीज में ही पाए गए हैं, जहां साइंटिस्ट ने उन्हें आइसोलेट करके और एनरिच करके स्टडी किया। एनरिचमेंट का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ज़्यादा नंबर में बढ़ाया जाए ताकि वो डिटेक्ट किया जा सके। लेकिन रिसर्चर्स को पता है कि ये स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं, पर ये ऐसे नहीं हो सकता कि कोई साइंटिस्ट लेक के किनारे जाके खड़ा हो जाए और बैक्टीरिया खुद ब खुद सामने आ जाए। उन्हें इन बैक्टीरिया को अलग करना और एनरिच करना होता है ताकि उनके पास एक बड़ा सैंपल हो जिसे स्टडी किया जा सके। साइंटिस्ट की एक टीम को लगता है कि उनका नया मेथड और डिस्कवरी इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च के लिए नए रास्ते खोल सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रिसर्चर्स के पास लैब्स जैसा बेसिक इक्विपमेंट नहीं होता जो उन्हें इन बैक्टीरिया को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में एनरिच और स्टडी करने में मदद करे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसमें हम इंसानों का क्या फ़ायदा? ये बैक्टीरिया पोल्यूटेंट्स कंज्यूम करते हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। ये लो पावर डिवाइसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जब तक बैक्टीरिया को फूड मिलता रहेगा, ये इनडेफिनेटली एनर्जी बनाते रहेंगे। एक तरह से ये बैक्टीरिया लिविंग बैटरीज की तरह काम कर सकते हैं। इस तरह जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी लो पावर डिवाइसेस को चला सकती है। लैंड बेस्ड सोर्सेज से आने वाला कचरा 80% ओशंस पॉल्यूशन का जिम्मेदार है। इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि ये पॉल्यूशन 86% सी टर्टल स्पीसीज, 40% सी बर्ड स्पीसीज
और 43% मरीन एनिमल स्पीसीज को अफेक्ट कर चुका है। फ्लिंट, मिशिगन में 2014 में एक वाटर क्राइसिस शुरू हुआ। जब फ्लिंट के घरों से पानी के सैंपल्स लिए गए तो उनमें हाई लेवल्स ऑफ लेड पाया गया। 17% सैंपल में लेड का लेवल फेडरल लिमिट यानी 15 पार्ट्स पर बिलियन से ज़्यादा था। लेकिन लेड ही अकेला प्रॉब्लम नहीं था। पानी में और भी डेंजरस कंटामिनेंट्स मिले हैं, जैसे फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो गंदे पानी का साइन है, और कैंसर कॉजिंग केमिकल्स जैसे ट्राईहेलोमिथेन्स। ये क्लोरीनेशन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो दिखाती है कि हमारे ओशंस, लेक्स, रिवर्स और ग्राउंड वाटर में क्या हो रहा है। ये क्लियर है कि ह्यूमंस का नेगेटिव इम्पैक्ट पानी के सोर्सेज पर पड़ रहा है। अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया तो भविष्य में और बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। ये नया डिस्कवर हुआ बैक्टीरिया दुनिया के कुछ बड़े इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे पॉल्यूशंस और रिन्यूएबल एनर्जी का सॉल्यूशन बन सकता है। यह बैक्टीरिया टॉक्सिक केमिकल्स को कम हार्मफुल सब्सटेंसेस में बदल सकता है, यानी पॉल्यूशंस को खा सकता है, और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है। अगर यह स्टडी एनर्जी और पॉल्यूशन का पूरा सॉल्यूशन ना भी हो, तब भी ये एक बड़ा साइंटिफिक माइलस्टोन है इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए। वाटर पॉल्यूशन एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन नए साइंटिफिक सॉल्यूशंस हमें क्लीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले जा सकते हैं। हमें पॉल्यूशन रोकने के लिए जल्दी एक्शन लेना होगा, ताकि हमारी पानी की क्वालिटी और इन्वायरमेंट दोनों सुरक्षित रहें। आप इन स्पेशल बैक्टीरियाज और वाटर पॉल्यूशन को लेकर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें और अपनी राय बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।